Let's begin. Let's begin with first phase of Congress. Phase of Congress. What is the first phase of Congress? Can any one of you tell me? Moderate phase. Yes, it is moderate phase. ठीक है? This period is from 1885 to 1905. Okay. This is known as period of moderate politics. ठीक है? It is also known as Tea Party politics. ठीक है? Also called phases of leaders who believed in British idea of justice and constitutionalism. Can any one of you tell me what is constitutionalism? आपको पॉलिटी में भी पढ़ाया गया होगा. रूल ऑफ लॉ. ठीक है? और लॉ क्या है? एवरीवन इज इक्वल. ठीक है? The moderate leaders were actually intellectuals of those time who represented English speaking मिडिल क्लास. मैं बार बार मिडिल क्लास बोल रहा हूं, तो मिडिल क्लास से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये लोग सर्विस सेक्टर्स में थे. तो क्या थे? बैरिस्टर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स. ठीक है? दे वर इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड पीपल. ओके. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल जो जो है इसके लीडर के, दादा भाई नारोजी. ठीक है? फिरोज शाह मेहता. फिरोज शाह. फिरोज शाह मेहता. ठीक है? डब्ल्यू सी बनर्जी. डब्ल्यू सी बनर्जी. एस एन बनर्जी. एंड डी वाछा. तैयब जी, ये सब सब यही थे. ठीक है? सो दीज वेर people those who represented moderate kind of politics or moderate leadership. ठीक है? And these people prefer to call themselves moderates. ठीक है? ये लोग ने खुद अपना नाम moderates चुना था. क्यों? Because they wanted to separate themselves
from neo-nationalist of early 20th century. मॉडरेट्स का क्या मानना था कि मॉडरेट्स बिलीव्ड दैट ब्रिटिश रूल इज बेस्ट फॉर इंडिया, दैट ब्रिटिश रूल is good for India. If British leave, it will be total anarchy. And we should learn the ideas of democracy and administration from them. Okay? Until we are in a position to rule ourselves. ठीक है? फिरोज शाह मेहता एक बार बोला था, फिरोज शाह मेहता इन्होंने बोला था 1885 में, 1886 में या 85 में मुझे लगता है इन्होंने बोला है, ठीक है, कि कांग्रेस डज नॉट रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ मासेस. ठीक है, कांग्रेस वॉज इंडीड नॉट द वॉइस ऑफ मासेस, नॉट द वॉइस ऑफ मासेस, but it was duty of their compatriot, but it's the duty of compatriot to interpret their grievances. देखो, इससे एक चीज तो पता चलता है कि फिरोज शाह खुद मानते थे कि जो कांग्रेस है ना, इट हैज नो टच विद द मासेस, इट हैज नो टच विद द हैज नो टच विद द मासेस. मुझे एक बात बताओ, आप लोग को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं. कैन यू टेल मी हाउ टू इंप्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश? आपके यहाँ जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे इंप्रूव करोगे? अभी मैं बता दूंगा. हाउ डू यू हैव लॉस्ट टच विद द ग्रास रूट? बताओ, जस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई. किसी का लेग पुलिंग नहीं करना है, बस बताना है कि इंटेलेक्चुअल जो मिडिल क्लास का होता है ना, उसको ग्राउंड रूट से पता नहीं होता है until unless they are one among them are or they have their ears close to the ground. Can you tell me? All of you try 1 or 2 suggestions how to improve primary level schooling system in your place. Strengthening teaching staffs and improving the infrastructure at school. ठीक है, इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एट स्कूल. तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट आपको चाहिए? प्रॉपर टेबल चेयर होना चाहिए, फिर मिड डे मील जिस तरह का स्कीम वगैरह को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. देखो, पहली बात तो है कि यहाँ आपके यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत खराब है. ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत खराब है तो इसका मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ हिल टेरेन. ठीक है, आपके यहाँ प्रॉपर जो आप बोल रहे हो ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए. टीचिंग के लिए सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है मालूम है? ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, आपके यहां अच्छा टीचर ही नहीं है. ठीक है, तो आपके यहाँ जो अच्छा टीचर नहीं है, तो आपके यहाँ एजुकेशन सर्विसेज फाउंड होना चाहिए. जैसे पीसीएस सर्विसेज है तो एजुकेशन सर्विसेज होना चाहिए. ठीक है, और इसमें 5 years फेलोशिप प्रोग्राम होना चाहिए. प्रोग्राम. ठीक है, और इसमें 50% रिजर्वेशन सिर्फ अरुणाचलीज को मिलना चाहिए.
ठीक है, 50% इट शुड बी ओपन फॉर ऑल इन इंडिया। ठीक है, और इसका एजुकेशन सिस्टम को 50% जो ओपन कर रहे हैं ये सिर्फ 5 साल का होगा, 5 years, एक्सटेंडेबल टू 2 years। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसमें जो आदमी काम कर रहा है इतने साल तक उसका फ्यूचर क्या होगा, तो उसको पीएचडी डिग्री मिल जाएगी इन एजुकेशन। ठीक है, डिग्री इन एजुकेशन, जो क्राइटेरिया होगा कि एटलीस्ट 4 years का उसका एजुकेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 4 years का एजुकेशन यूनिवर्सिटी का, यूजीसी के अंदर 4 साल उसने पढ़ाई की हो। ठीक है, जो आदमी आपके यहाँ जाएगा 50% ओपन सीट्स के लिए। ठीक है, और इसका पे स्केल गजेटेड ऑफिसर के पे स्केल्स प्लस हिल एरिया की वजह से एक्स्ट्रा मनी इसको देना चाहिए। ठीक है, और इसको लेकर के जाओ और इसके साथ फेलो अरुणाचली को compete कराओ। ठीक है, आपके पास आफ्टर 5 years जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स होगा जो एजुकेशन को समझेगा। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपके यहाँ ह्यूमन रिसोर्स सही नहीं है, आपका है हीरो वर्शिप। टीचर अगर अच्छे से बात करता है, टीचर अगर मजाक करता है, तो आपका हीरो वर्शिप हो जाता है। टीचर में क्वालिटी है या नहीं, पहले ये देखो। ठीक है, और फेलो जो अरुणाचलीज है 50%, इसका रेगुलर 6 6 महीने पे एग्जाम लो, पैसा दो एग्जाम लो। ठीक है, ये अपने आप को अपग्रेड करे बोथ टेक्निकली एंड एजुकेशनली। ठीक है, तो ये जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स तैयार होगा। ठीक है, यही आपका फ्यूचर एजुकेशन ऑफिसर होगा। ठीक है, बाकी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मिड डे मील होना चाहिए। तो क्या मिड डे मील, क्या खाना खाने के लिए बच्चे आएंगे वहां पे? बच्चों को न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है, तो कुछ सब्सिक्वेंट चेंजेस होना चाहिए, ब्रेकफास्ट भी होना चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फीमेल टॉयलेट्स भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सोलर लैंप्स भी मिलना चाहिए, और रेगुलर स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलना चाहिए। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दे आर एक्सट्रीमली गुड इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स कोटा जो सेंट्रल में है ना, उसके थ्रू भी इनका जॉब लग जाए तो इनको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा इन फ्यूचर। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 3 स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन खोल देना चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स कॉलेज पटियाला है ना, उसी लेवल पे 2 3 हो जाना चाहिए आपके यहाँ भी। आपके यहाँ होना चाहिए, मणिपुर में होना चाहिए, नागालैंड में होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, चलो। सर हाँ, सर स्पोर्ट्स का तो हमें कुछ ज्यादा ही मिलते हैं सर, जो नहीं करते उसको भी मिल जाते हैं। अरे नहीं, मैं सेंट्रल लेवल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह फिरोज शाह मेहता जो थे, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा जो वॉइस है ना, मासेस का वॉइस नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट ग्रास रूट पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो हमारा कान ग्रास रूट से लगा हुआ नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ मासेस, दे देमसेल्फ एक्सेप्टेड इट, और इसी की वजह से इनका इन फ्यूचर डिवीजन होगा। डिवीजन इन फ्यूचर इसी की वजह से होगा। ठीक है, डिवीजन इन फ्यूचर, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राउंड रियलिटीज। ठीक है, इसीलिए बताया। ठीक है, अब 1885 में आपके एओ ह्यूम्स ने बनाया था। ठीक है, तो 1885 में आपका वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन का है ना पूरा ब्लेसिंग था। तो ये बताओ कि कभी भी ये ऐसा इंस्टीट्यूट बनेगा जो ब्रिटिश को ही चैलेंज करे? नहीं करेगा। तो पहला हुआ बॉम्बे में। ठीक है, दूसरा कहां हुआ? कैलकाटा। ठीक है, तो कैलकाता में आपका कौन बने प्रेसिडेंट? दादा भाई नारोजी। इसको कलकत्ता में तभी कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल था, सॉरी, ब्रिटिश क्राउन का कैपिटल था, कैपिटल। तो वॉइसराय वहीं पे था कलकत्ता में।
तो उन्होंने इस कांग्रेस के सारे लीडर्स को बुलाया था शाम में खाने पर, ठीक है। He has called them for party, and there he said, Lord Dufferin, that here you are not as congressmen, okay, here you are as intellectuals, ठीक है। और तब दादा भाई नारोजी क्या बोले, इट्स ए ब्लेसिंग। ये इट क्या है, ब्रिटिश रूल इज ए ब्लेसिंग, ठीक है। तो दादा भाई नारोजी ने क्या कहा, इट्स ए ब्लेसिंग, दैट इज द ब्रिटिश रूल इज ब्लेसिंग, ठीक है। आनंद मोहन बोस 1889 1899 में 1898 सॉरी, आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस, इनका कहना था कि द इंटेलेक्चुअल्स एंड द कांग्रेसमैन आर नॉट फोर्स ऑफ इंग्लैंड, नॉट फोर्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, बट दे आर नेचुरल अलाइज। तो इस सब से क्या सम अप होता है, इन द आईज ऑफ मॉडरेट, इन द आईज ऑफ moderates, the British rule was embodiment of peace and order, इन्होंने देखा था लड़ाई 1857 का, ठीक है, उसके बाद ही बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे। तो दिस पीस एंड ऑर्डर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडिया, ठीक है। इन लोगों का मानना था कि इंडिया विल ओनली ग्रो व्हेन देयर इज पीस एंड ऑर्डर, एंड दिस पीस एंड ऑर्डर विल ओनली कम विद द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ मॉडरेट्स, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ मॉडरेट्स टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो अब ये सोचो कि ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड क्या होगा कांग्रेस के तरफ, ये भी समझो, ठीक है। देखो, ब्रिटिश का एटीट्यूड कांग्रेस की तरफ वैसा नहीं था जैसा कांग्रेस का एटीट्यूड ब्रिटिश की तरफ था, ठीक है। 1885 बॉम्बे, 1886 कैलकाता। 2 साल तक तो ब्रिटिश को लग रहा था कि सब सही है, ठीक है। 1887 में कहा हुआ, मीटिंग मैड्रास में, ठीक है। इस मीटिंग में क्या हुआ कि एक पैम्फलेट छप गया बाय सेक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर, ठीक है। उस पैम्फलेट का नाम था ए तमिल कांग्रेस कास्टिज्म। इसमें क्या बोला गया कि कांग्रेस कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। कांग्रेस रिप्रेजेंट करता है कांग्रेस रिप्रेजेंट्स जस्ट अ मिनट, कांग्रेस रिप्रेजेंट absentee लैंडलॉर्ड्स,
लैंडलॉर्ड, ठीक है, एंड देयर डिस्पोटिक मास्टर्स, ठीक है। ये एक पैम्पलेट छप गया था, ए तमिल कांग्रेस कास्टिज्म, और उसने बोल दिया गया कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है और उसका डिस्पोटिक मास्टर है। एनी आइडिया व्हाट इज डिस्पोटिक मास्टर्स? Putting master हाँ, in the ISOC module. डेस्पोटिक मास्टर का होता है पीपल दोज हु आर 100% कंट्रोल ऑफ पावर। British rule was embodiment of peace and order. राइट चेकक, कैन यू बी साइलेंट? ठीक है, तो डिस्पोटिक मास्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से करते हैं। इससे क्या हुआ, एक रिएक्शनरी नोशंस क्रिएट होना शुरू हुआ कांग्रेस के खिलाफ। ब्रिटिश पॉलिसी में क्या हो चुका था, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल एंड रूल। और 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान ने क्या बोला था? सर सैयद अहमद खान, इन्होंने बोला कि भाई इसका खामियाजा 1857 का मुसलमानों को झेलना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, so we should learn English and Western science, English plus Western science, and we should be natural ally to Britishers in India, ठीक है। इससे क्या हुआ ना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक मैसेज गया कि अगर हिंदू प्लस मुस्लिम्स इनको ब्रेक कर दिया गया ना, तो हमारा रूल बहुत ही सक्सेसफुल होगा, ठीक है। जब 1887 में मद्रास में ऐसा कुछ छप के आया पैम्पलेट, तो लॉर्ड डफरी ने ना, इनको गुस्सा आया कि साला पिछले साल तो हम तुम लोग को पार्टी दिए थे बुला के, आज तुम लोग मद्रास चला गया और वहां पे न्यू ईयर मना लिया दिसंबर में। कांग्रेस का सेशन हमेशा दिसंबर में होता है। अभी मैं दिल्ली में जहां हूं, तो बगल में एक टेंट लगा है कांग्रेस के पूरे लोगों का। जो लोग दिल्ली आएंगे दे विल स्टे ओवर हियर टू अटेंड द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस। आई स्टे नियर जीटीबी इनक्लेव, ठीक है, जस्ट मेरे घर के बगल में लगा हुआ है टेंट। बड़ा सा मैदान है एमसीडी का, उसमें टेंट लगा हुआ है। दिल्ली में और भी जगह लगा होगा, पर यहां पर भी रहने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन बोला कि भाई तुम लोग अभी चेन्नई चला गया और वहां जाकर के तुम लोग सिर्फ है ना न्यू ईयर मना रहे हो, तो तुम लोग हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे दोगे। ये गुस्सा आया उनको, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया होगा, एनी आइडिया? इन्होंने कांग्रेस को बोला, यू आर नथिंग बट ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। माइनॉरिटी। और दूसरा काम क्या किया, तुरंत इनकरेज किया सर सैयद अहमद खान को। ठीक है। और राजा शिव प्रसाद जो बनारस के जमींदार थे, प्रसाद, कि आप लोग भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, नहीं तो कांग्रेस आप लोग का पूरा लाइमलाइट ले लेगा। तो इसमें बना, इसको लिखो एग्जाम में आता है, यूनाइटेड यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन टू काउंटर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको लिखिए, ये एग्जाम में आता है। अभी आपका मुस्लिम लीग नहीं बना है, मुस्लिम लीग बनने में टाइम है।
लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1890 से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फॉरबिड कर दिया गया। फॉरबिडन, फॉरबिडन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एंड अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। और आया फिर आपका लॉर्ड कर्जन। कब आता है लॉर्ड कर्जन? बंगाल पार्टीशन। ठीक है। उसके बाद इसका एक स्टेटमेंट है, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन इंडिया इज टू असिस्ट फॉर इट्स पीसफुल डिमाइस। इसका मतलब है कांग्रेस तो गिर रही है, पर उसके गिरने में मैं उसकी मदद कर दूंगा ताकि ये सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद इसने सर्वे कराया बंगाल का, और इसने फाइंड किया। ठीक है। तभी बंगाल क्या था, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ भी था। ठीक है। इसने फाइंड किया कि अगर मैं बंगाल को का जो राजशाही, मेमन सिंह, चिटागोंग एरिया है, चिटागोंग एरिया है, इस एरिया में मुस्लिम का परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है। और जो मुस्लिम्स हैं वो क्या हैं, दे आर नथिंग बट एग्रीकल्चरल लेबरर्स और हैंडीक्राफ्ट पीपल, एंड हिंदूज आर रिलेटिवली मच रिचर, मच रिचर। ठीक है। एंड हिंदूज ओवर देयर आर ऑल्सो वेरी एग्रेसिव अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इसको डिवाइड कर दें, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, तो मेरा भला हो जाएगा। ठीक है। और इसने दिसंबर 1903 में ये मन बना लिया, स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, कि बंगाल विल बी डिवाइडेड। ठीक है। तो जो इंटेलेक्चुअल बंगाली थे, बंगाली थे, वो समझ गए कि व्हाट इज द पर्पस। द पर्पस इज टू क्रिएट डिवीजन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मुस्लिम्स। ठीक है। और जो बंगाली नेशनलिज्म है, इसको खत्म कर देना। ठीक है। ये बहुत ग्रो कर रहा था, रेडिकल हो रहा था। तो आप बता सकते हो इसमें कांग्रेस का क्या रहा होगा? व्हाट वुड हैव बीन द पोजीशन ऑफ कांग्रेस? कैन यू टेल मी व्हाट वुड हैव बीन द पोजीशन ऑफ कांग्रेस? जो कांग्रेस का पोजीशन ये रहा कि जो कांग्रेस थी, ठीक है, वो इसका विरोध नहीं करना चाहती थी, बिकॉज इट वॉज लेड बाय मॉडरेट्स। ठीक है। एंड मॉडरेट्स हैड फेथ इन ब्रिटिश पीपल, and British people have suggested that they will give more power and reform and representation to the public of India.
ठीक है। और ये 20 साल से इसी के ऊपर का 18 साल 1903 इसी पे काम कर रहे थे। तो वो कब आना था? मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स में। ठीक है, उसमें आने वाला था। तो उनको लगा कि इनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो इस किए कराए पे पानी फिर जाएगा, तो ये शांत थे। पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट, वो कह रहे थे कि भाई ये ब्रिटिश का पर्पस है टू डिवाइड एंड रूल अस। इस समय एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो सबसे आगे लीड कर रहा था, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनको ऑलरेडी 2 बार जेल हो चुका था, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ठीक है। और ये 2 न्यूज़पेपर निकालते थे, केसरी एंड मराठा। ठीक है, ठीक है, एंड मराठा। केसरी वॉज इन मराठी एंड मराठा वॉज इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये 2 न्यूज़पेपर निकालते थे और पूरा एकदम बोलते थे कि वी शुड गो फॉर पैसिव रेसिस्टेंस। ठीक है, वी शुड लीव प्रोटेस्ट, पैसिव रेजिस्टेंस होगा, बॉयकॉट होगा। तो जो इंटेलेक्चुअल बंगालीज थे, इसमें भी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस। ठीक है, तो बंगाल में क्या आएगा? इंपोर्टेड गुड्स। कहां से आएगा? मैनचेस्टर से। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम इंपोर्टेड गुड्स नहीं लेंगे, स्वदेशी लेंगे, स्वदेशी। क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि द ब्रिटिश रूल इज फॉर इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का पर्पस क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इसी को हिट करो। तो हिट करने के लिए क्या जरूरी है? इनका कोई भी गुड्स मत लो। ठीक है, तो जब इनका गुड्स नहीं लोगे तो खुद प्रोड्यूस करोगे ना भाई। यू नीड टू प्रोड्यूस योर ओन। सो दे स्टार्टेड देयर ओन इंडस्ट्रीज, द रिच पीपुल ऑफ बंगाल। गरीब आदमी तो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। उसमें क्या है? बंगाल केमिकल फैक्ट्री, उजाला सुप्रीम, जो 4 बूंदों वाला उजाला लेते हो ना, ब्लू, वो इसी का है, बंगाल केमिकल फैक्ट्रीज का। ठीक है, और बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज और स्टफ आए उस समय, जो सोप, मैचस्टिक, इनको प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स, इसको प्रमोट कर रहे थे, और टिल टुडे है वो लोग। ठीक है, सिंस दे वर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, टुडे दे आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा विरोध कहाँ कहाँ पे हुआ? इसका विरोध हुआ बंगाल में। और बंगाल में एस एन बनर्जी ने किया, जो खुद मॉडरेट्स थे, पर वो पढ़े लिखे आदमी थे और बंगाली थे, तो वहां पे कर रहे थे। उन्होंने अपनी न्यूज़पेपर से लोगों को बताना शुरू किया। न्यूज़पेपर का नाम था बंगाली। ठीक है, दूसरा आदमी जो इसको लीड कर रहा था वो था कृष्ण कुमार मित्रा। कुमार मित्रा, उन्होंने भी एक न्यूज़पेपर निकला, हितवादी। हित का मतलब होता है अपना भला, वादी मतलब हम लोगों का भला सोचने वाला, हितवादी। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया पब्लिक मीटिंग, स्पीचेस,
स्पीचेस टू मेक पीपल अवेयर ऑफ ब्रिटिश प्रोक्लेमेशन, ब्रिटिश एक्ट ऑफ डिवाइडिंग बंगाल, और जा करके अक्टूबर 1905 में ब्रिटिश ने प्रोक्लेम कर दिया डिवीजन ऑफ बंगाल। ऑफ बंगाल, बंगाल में तो चल ही रहा था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। कांग्रेस को भी बोला गया कि भाई आप भी स्वदेशी मूवमेंट, हमारा रिजोल्यूशन पास कीजिए, यही कांग्रेस की पॉलिसी होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कांग्रेस तैयार नहीं थी। क्यों? इसको मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म दिख रहा था, उसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, हम लोग भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, ठीक है, यही सब चल रहा था। उस समय नॉमिनेटेड मेंबर्स तो बन ही रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों का था कि हमारा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, इलेक्टेड भी हो जाएंगे इनडायरेक्टली ज्यादा लोग, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड बंगाल चला रहे थे तिलक, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। ये क्वेश्चन में आता है, लिखना शुरू कीजिए। पंजाब में चला रहे थे अजीत सिंह, लिखना लाला लाजपत राय, ठीक है। ये कहां चला था? पंजाब में। मद्रास में चला रहे थे चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। इसमें क्या चल रहा था? पूरा बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्योंकि अपने कॉलेज और स्कूल में तो आप अपने तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे बहुत लोगों को लगता होगा अरे सर हारिंग लोग का बात रख रहा है हम लोग के बीच में, हम लोग को इन्फ्लुएंस कर दे रहा है, हम लोग को भी मंगोलाइड हारिंग बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इंडियन इन कलर बट ब्रिटिशर्स इन टेस्ट। तो उसके खिलाफ तभी मूवमेंट चला, और तभी मैंने आपको बोला कि बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है, जहां पे इंडियंस के चीजों में प्राइड लिया जा रहा था रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की वजह से। डीएवी स्कूल कॉलेजेस बन चुके थे, मिशनरी स्कूल के को चैलेंज करने के लिए आरके मिशन का भी काम चल रहा था। तो इधर भी बंगाल में एज ए स्वदेशी मूवमेंट ये काम स्टार्ट हुआ। उसके अलावा, ठीक है, उस समय सॉल्ट आता था ब्रिटिश कंपनी लिवरपूल। इंडिया में इतना बड़ा कोस्ट लाइन था, लेकिन इन लोगों को ब्रिटिश कंपनी से लाना था बेचने के लिए, तो इसका भी विरोध हुआ, ठीक है। ये सारा इन फ्यूचर है ना, गवर्नमेंट ये सारे चीज को इन फ्यूचर गांधी जी ने यूज किया तरीके से, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली हुआ क्या? जो एक्सट्रीमिस्ट थे लेड बाय तिलक। बंगाल में दो आदमी थे, औरोबिंदो घोष, बारेंद्र कुमार घोष, ठीक है। ये लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ठीक है। बिपिन चंद्रपाल भी एक्सट्रीमिस्ट बन गए। ये शुरू में जब आए थे तो मॉडरेट थे, पर ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है। बाद में ये एक्सट्रीमिस्ट हो गया, ठीक है। बिपिन चंद्रपाल, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, ये लोग बहुत हल्ला हंगामा मचाया 16 अक्टूबर के बाद 1905। बनारस में सेशन था दिसंबर में। तो यहाँ पे फोर्स किया कि भाई तुम लोग अडॉप्ट करो स्वदेशी मूवमेंट को,
which should be led by Congress. Swadeshi movement was not led by Congress. ये बड़ा बात नहीं है कि देश में इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है स्वदेशी, और उसको देश की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको लीड ही नहीं कर रही है. इट वॉज लेड बाय इंडिविजुअल लीडर. कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था कांग्रेस का. एंड बाय बंगाली लीडर और बंगाली पीपल. ठीक है. तो बंगाल में क्या हुआ, इसी मूवमेंट के तहत चला रक्षाबंधन डे. रक्षाबंधन डे मतलब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधना शुरू कर दिए कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम हमें करो. यहां पर बंगाल में क्या शुरू हुआ, सवेरे सवेरे जाना है, गंगा नदी में डिप लेना है, और भजन कीर्तन करते करते स्ट्रीट ऑफ कोलकाता में गाना गाना है, वंदे मातरम. ठीक है. हेल टू मदरलैंड. ठीक है. ये स्लोगन बन गया. वंदे मातरम किसने लिखा है, जल्दी बताओ. देखो तुम लोग के ऊपर इसीलिए. बंकिम चंद्र चटर्जी. बंकिम चंद्र चटर्जी. दिस इज ऑल्सो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. ठीक है. नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. व्हाट इज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जन गण मन इज द नेशनल एंथम रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. ठीक है. तो ये पूरा चीज बन गया, माहौल बन गया. तो इन लोग ने फोर्स किया बनारस सेशन में कि रिजोल्यूशन कम से कम तो एक्सेप्ट कर लो. तो रिजोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है. पर अभी तक ऑफिशियल नहीं दिया कि कांग्रेस का ये लोग स्वदेशी मूवमेंट में कुछ होगा, बस एक रिजोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है. अब क्या हुआ, 1906 में है ना, कलकत्ता में सेशन था. जाओगे कहां बेटा. ठीक है. तो पूरा एक्सट्रीमिस्ट चढ़ गया कि ऑफिशियल लाइन होना चाहिए कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का. क्या होना चाहिए, सेल्फ रूल. स्वराज इज माई बर्थ राइट. ठीक है. पर उस समय स्वराज का मतलब क्या था ये नहीं डिफाइन किया था, क्योंकि ब्रिटिश का डंडा भी था, उससे भी बचना था. और तिलक ऑलरेडी 2-3 बार जेल जा चुके थे. ठीक है. तो ये लोग बहुत होशियार लीडर भी था ना जी. तो ये लोग बोला नहीं स्वराज का मतलब क्या है, पर ये लोग चाहता था स्वराज एक्सेप्ट कर लें. मॉडरेट्स एकदम तैयार नहीं था. ये लोग को टी पार्टी बड़ा मजा आता था. तो क्यों भाई, अगर हम तैयार हो जाएंगे स्वराज के लिए तो टी पार्टी नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा. तो ये लोग एकदम नहीं तैयार होता था. तो एकदम अबरी बार एक्सट्रीमिस्ट बोला कि कलकत्ता में हो, हाथापाई करके उठा पटक करके भगा देंगे. एकदम अब था कि लड़ाई होगा, कोई चांस से नहीं बचा है कि लड़ाई ना हो. तो एक आदमी को मॉडरेट्स ले आया, दादा भाई नारोजी. अब दादा भाई नारोजी वॉज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. तो इनकी इज्जत सब कोई करते थे. तो इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया 1906 सेशन में. तो मामला रफा दफा हुआ. अब मॉडरेट्स को टेंशन हो गया. अगला सेशन था पूना में. एक्सट्रीमिस्ट का लीडर कौन थे, तिलक. पूना. ठीक है. तिलक. तिलक का घर कहां था, पूना. तो यहां पर तो तिलक एकदम तैयार थे. यहाँ पे जीसी गोपाल कृष्ण गोखले भी जो थे ना, वो भी महाराष्ट्र के थे. इनका तिलक से नहीं बनता था. दोनों एक दूसरे के एंटी थे. ठीक है. बहुत एंटी थे. तिलक देखना नहीं चाहते थे गोखले को, कहते थे ही इज ए स्पाइनलेस मैन. स्पाइनलेस, कच्चा रीढ़. रीढ़ स्पाइन को कहते हैं हिंदी में. कच्चा मतलब जिसका झुक जाए. अब गोखले देखना नहीं चाहते थे तिलक को, तो गोखले ने होशियारी करते हुए वेन्यू ही चेंज कर दिया और बना दिया सूरत.
सूरत में एक्सट्रीमिस्ट लोग पहले पहुंच गया, ठीक है, पहले पहुंच गया। ये लोग समझ गया कि ये लोग के साथ चालाकी हुआ है, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लोग पहले पहुंच के माहौल गर्म कर दिया पूरा, ठीक है, पहले पहुंचा। पर यहां पर भी मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट को उल्लू बना करके अपना जो है ना प्रेसिडेंट बना दिया। कौन बने थे सूरत स्प्लिट में प्रेसिडेंट मॉडरेट्स के? अन्नी बताओ बेसंत आपको के क्या? अन्नी बेसंत के थे राज बिहार के रास बोस। बिहारी बोस, ठीक है, सॉरी रास बिहारी घोष, बोस अलग है, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट के कैंडिडेट कौन थे? लाला लाजपत राय। इसको मॉडरेट्स के लीडर थे पंडित मदन मोहन मालवीय, वो बात बोलने ही नहीं दिए। मालवीय सीनियर लीडर थे, इन्होंने लाला लाजपत राय को बोलने ही नहीं दिया। एक्सट्रीमिस्ट लोग निकाला चप्पल। आज चप्पल जूता नहीं चलता है भारत में, बहुत पुराना हमला हमारा ट्रेडिशन रहा है। और दे चप्पल मॉडरेट्स के ऊपर फेंका। एक चप्पल जाके सीधे लगा एसएन बनर्जी को। और दूसरा चप्पल लग गया फिरोज शाह मेहता को, मुंह पर ही। मंच पे थे, लग गया, बहुत बड़ा बात हो गया। तो उसके बाद से है ना, मॉडरेट्स लोग तो लीडरशिप ले लिया था, इन्होंने एक्सपेल कर दिया एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से। यही मौका तो ढूंढ रहा था। कौन ढूंढ रहा था जी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिसंबर 1907 ब्रिटिश गवर्नमेंट यही मौका ढूंढ रहा था। उसने आओ देखा ना ताओ, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर के ऊपर टूट पड़ा। तिलक मांडले जेल, और जेल में दिया इनको पूरा पनिश। अजीत सिंह पर्शिया भाग गए। उनको पता था कि भाई अब लंका लगेगा। पर्शिया, पर्शिया पता है ना क्या है? पर्शिया क्या है? ईरान भाग गया। बिपिन चंद्रपाल रिटायरमेंट ले ली पॉलिटिक्स से। अरबिंदो घोष, इन्होंने बहुत बम फोड़ा था मानिक तला कलकत्ता में, वहां पे बहुत बम वम फोड़ दिए थे। और बहुत पढ़े लिखे थे, इनका पूरा एंग्लो इंडियन ट्रेडिशन में पढ़ाई लिखाई हुई थी। पूरा इनको एंग्लो इंडियन ट्रेडिशन में इनको पढ़ाया गया था, ठीक है। इनके और इनके भाई को जेल में खूब कूटा गया। तो इन्होंने अगले बार घोषणा कर दिया कि आई हैव सीन लॉर्ड कृष्णा, और बोले कि अब हमको नहीं करना है पॉलिटिक्स, आई एम बिकमिंग सेंट। और चले गए पौंडीचेरी, और वहां जाके खोल दिया अपना आश्रम। आज भी बहुत लोग वहां जाते हैं। आश्रम का नाम है औरोविला। फॉरेनर्स लोग रहते हैं वहां पे, इंडियंस लोग रहते हैं, दे आर सेटल्ड ओवर देयर, ठीक है। ये रिटायरमेंट ले लिए, ये चले गए। तिलक को जेल में बंद कर दिया। लाला लाजपत राय है ना, लंदन चले गए केस लड़ने। उनको पता था कि अब तो दिक्कत है, ये चले गए लंदन केस लड़ने, ठीक है, टू फाइट ए केस। इनके ऊपर कुछ मानहानि का कुछ केस था, तो मानहानि का केस लगा के लंदन चले गए। होशियार आदमी थे, इंडिया से निकल लिए। अब क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट हो गया लीडरलेस। लीडरलेस, ठीक है, आइदर कन्फाइंड टू जेल
हिल और अवे इन लंदन, और अवे फ्रॉम इंडिया, रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसका लीडर लो, और अटेंड सेंटहुड, सब निकल गया। तो अब बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट था ना, उसको लीड करने वाला कोई नहीं बचा, वैकम हो गया, मतलब एग्रेसिव वे में। तब यहां पे जन्म होता है रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म का। इसीलिए बंगाल में जो नया ब्रीड ऑफ लड़का सब हुआ, उसको था ही नहीं कोई लीड करने वाला, तो ये लोग रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म हो गया। इसमें बारिंद्र कुमार घोष, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ऐसे करके स्टार्ट हुए। दूसरा महाराष्ट्र में क्या स्टार्ट हुआ, सावरकर, ये भी निकल लिए। इंडिया हाउस, लंदन, ठीक है, वहां पर भी जाकर के इन्होंने एकदम पूरा हल्ला तौवा मचाए रखा। ठीक है। दूसरा मदन सिंह ढींगरा, ढींगरा, ये लोग जाके लंदन में तबाही मचाने लगा। तो इस समय रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म का जन्म होता है भारत में। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वैकम। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लोग को निकाल दिया, मॉडरेट्स आ गया। ठीक है, इस वैकम में मॉडरेट्स रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म को लीडरशिप नहीं दिया। ठीक है, बाद में तिलक वापस आते हैं मांडले से, एंड ही इज नो मोर द सेम तिलक, नॉट द सेम। ठीक है, अब दिक्कत हो गया क्योंकि कांग्रेस स्प्लिट हो गया। कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रीयूनियन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस, होम रूल लीग, जानते हैं आप लोग के पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने का। एंट्री ऑफ गांधी जी, पर आप लोग क्रैश कोर्स को क्रैश कोर्स माने कहाँ। ठीक है, सो विद दिस आई कंक्लूड क्लास ऑफ टुडे। ठीक है, आप लोग को जो मैंने नोट्स दिया आप उसको सिर्फ पढ़ो। प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर जो दिया उसको गूगल सर्च करो और देखो। आई वोंट बी हियर फ्रॉम 28, 20 तारीख से मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, 20 नवंबर टिल 29, मोस्ट प्रोबेबली। हो सकता है एक दो दिन पहले आ जा, आने की टिकट नहीं हुई, जाने की टिकट है सवेरे सवेरे। तो इस समय मैं आपका नहीं ले सकता क्योंकि आई विल बी बिजी विथ वर्कशॉप एंड सेमिनार। ठीक है, इन मैंगलोर, सो आई वोंट हैव टाइम। ठीक है, मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मेरा वर्क कमिटमेंट वहां पहले से था। ठीक है, बाकी आपका गणेश सर, पंकज सर का क्लास चलेगा। मैं जब आऊंगा तो 30 से लेके नवंबर 9 दिसंबर नॉन स्टॉप डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जब तक कि अब बताओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखना क्या है, मैंने 10 बार बोला है, क्वेश्चन देखो, उससे रिलेटेड समझो इस बार क्या आएगा, गूगल सर्च करो, रट लो, देख लो, एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है। आप लोग का कट ऑफ गया था पिछले साल 66। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, टोटल मार्क्स गया था। इस बार निगेटिव मार्किंग होगा, चेक कर लेना नोटिफिकेशन। आप लोग अपना नोटिफिकेशन भी नहीं पढ़ते हो, निगेटिव मार्किंग होगा शायद, होगा, होगा ही, होगा क्या शायद। तो आपको है सर। 80, हाँ 80 मार्क्स लाना है। 80 मार्क्स इफेक्टिव लाने के लिए कितना सही होना चाहिए, 40 सही होना चाहिए, 40। 40 इफेक्टिव सही होने के लिए आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए,
70 में मान लो 20 गलत हुआ या 25 गलत हुआ तो आपका कितना सही होगा? 45। ठीक है, तो आपको मैं कहता हूं आपको एटलीस्ट 85 अटेम्प्ट लेना चाहिए। ये कैसे होगा? प्रीवियस, ये एटलीस्ट है, क्वेश्चन इजी आ जाएगा तो मत बोलना कि सर आपने 85 कहा था तो 85 अटेम्प्ट लिया। क्वेश्चन इजी है तो पागल 100 लो ना। ठीक है, 85 मिनिमम अपने आप को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, आपका कंपटीशन भी आप ही की तरह है। अब तो मैं आपको कहना चाहता था कि अब आप लोग को जो नोट्स दिया गया है वो पढ़ो और चुपचाप प्रीवियस ईयर का डिस्कशन कराओ। साइंस टेक का जो भी बचा हुआ है वो दिखवा लो, कहानी खत्म करो। लेकिन आप लोग को नहीं, आप लोग को सब चीज पढ़ना है, क्या करवा सकता हूँ। एंशियंट वाला भी जो नोट्स है ना, सिर्फ उसी को पढ़ो, 2-3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी भी दे दिया है ना मैंने, पॉलिटी भी दे दिया है। देखो क्वेश्चन पेपर देखो, पर कोई नहीं, मुझसे जो कहा गया है आप लोग के द्वारा मैं वो पूरा कर दूंगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट मंथ वी विल स्टार्ट आवर ऑफलाइन क्लासेस इन ईटानगर। ठीक है, फॉर यू गाइस टू क्वालिफाई इन द मेंस, ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल। लास्ट में आके रोना मत रोना। ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट निकलेगा उसके 5-7 दिन में हम लोग ओपन कर देंगे। ठीक है, आई विल बी देयर आफ्टर 15th दिसंबर। थोड़ा सा घूमूंगा उस समय, आपका थोड़ा सा पिकनिक सीजन होता है तो हम लोग भी घूमेंगे। आप में से जो लोग हमको इनवाइट करेगा तो मैं देखूंगा। आई एम एन एडवेंचर लवर एंड नेचर लवर। रेस्ट, आई विश यू गाइस प्रिपेयर वेल। ठीक है, कल हमारा क्लासेस पक्का होगा 10 से। कल हमको चाहिए छुट्टी, लेकिन मैं क्लास छुट्टी दूंगा नहीं, 10 से 12 क्लास लेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा, मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है। ठीक है, थैंक यू गाइज। थैंक यू सर। थैंक यू।